नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग बीपीएससी के लिए डेली 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें अभी पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी का दूसरा वीडियो है ये। पॉलिटी में 200 क्वेश्चंस हैं टोटल, जो आज कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले 100 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पर, उसी में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बीपीएससी बिहार पीसीएस पूर्वावलोकन हल प्रश्न पत्र है ये। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और पॉलिटी शुरू हो गया है। पॉलिटी का 100 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे, 101 क्वेश्चन से करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र, जो कि केबीसी नैनो से अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, पढ़ के देखना, चैनल पर पढ़ाया जा चुका है। जिसमें ज्योग्राफी ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया है। अगला आएगा बिहार की पॉलिटी का वीडियो। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नया चैनल है, कई बार सर्च बार में आपको नहीं मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आज का कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता हमेशा कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। आर्टिकल 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का भी नेता माना जाता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष होता है लोकसभा के लिए, और पंचायत के लिए 21 साल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 103 नंबर, और आर्टिकल किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 84 के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए होता है, और राज्यसभा के लिए कितना है न्यूनतम? 30 वर्ष की उम्र लिखा हुआ है। ओके, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा जब भी आएगा तो 25 साल से कम का होगा, तो नहीं हो सकता है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? देखो, संसद का सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य, तो न्यूनतम पूछा है तो क्या बोलेंगे हम? तो लोकसभा का सदस्य यानी कि 25 वर्ष। संसद तो राज्यसभा भी शामिल होता है ना, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, न्यूनतम तो 25 वर्ष ही होगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। क्या उसको प्राप्त? आपने सुना होगा कि इस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि उसको जितना वैध मत का 1/6 भी नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, यही कोई भी प्रत्याशी 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उसकी उम्मीदवारी की जमानत राशि जब्त हो जाती है। जब उम्मीदवारी भरते हैं ना, तो एक जमानत राशि चुनाव आयोग के पास जमा करना पड़ता है, जैसे 10,000 20,000 के आसपास। तो यही राशि चुनाव आयोग फिर उसको वापस नहीं करता है, और जीते हुए कैंडिडेट को वापस कर देती है चुनाव आयोग। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका क्या आंसर होगा? 2026। 2026 तक अभी जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। ओके, यही कह रहा है इसका मतलब। ये जो सीटें हैं ये 1971 के जनगणना पर आधारित है। 1971 में जो जनगणना के बाद परिसीमन हुआ था, आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन होता है, तो उसी परिसीमन के आधार पर अभी तक बना हुआ है। ओके, और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2000 ईस्वी में 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2000 का स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया। मतलब 2026 तक के लिए एक जैसा ही बना दिया गया। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। जरूर याद रखना। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो किसका सबसे ज़्यादा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा है विधानसभा में सदस्य। कितने हैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। 170 अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 सीट हो सकते हैं विधानसभा में, और न्यूनतम 60 हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शन भी हैं, 60 से कम भी विधानसभा में सीटें हैं। वर्तमान सभा में सबसे छोटी विधानसभा केंद्रीय प्रशासित प्रदेश पुडुचेरी है, जहां पर 30 ही है सदस्य। ओके, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? इन सब में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे दिया हुआ है कि सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है 403, और उपयुक्त में अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में 60 है। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 68 विधानसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग होकर पहाड़ी राज्य बना था एक। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत कौन करता है? तो हमेशा राष्ट्रपति जी करते हैं, भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 331 के हिसाब से। अब इसको खत्म कर दिया गया है इन 2 सीटों को।
104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको निष्प्रभावी बना दिया गया है, यानी कि अब आंग्ल भारतीय से 2 सीटों का नहीं होता है लोकसभा में नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? एससी का आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 330 के तहत, आर्टिकल 330 के तहत एससी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है संविधान में, यही है। और आर्टिकल 331 ख में असम के 187 जिलों के अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए और गौ में असम के 187 जिलों के अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर। वही मंत्रिपरिषद की सलाह मतलब प्रधानमंत्री की सलाह होती है। लोकसभा कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो देखो संविधान में क्या दिया है कि 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए एक साल में। तो अधिक से अधिक कितने, कम से कम कितने होगा? कम से कम एक साल में 2 सत्र तो होगा ही होगा। वैसे अभी कितने साल में होते हैं? एक होता है शीतकालीन जो दिसंबर के आसपास होता है, एक होता है आपका बजट सत्र जो फरवरी में होता है, और एक होता है मानसून सत्र जो अभी अभी बस शुरू होगा अगले महीने से, जुलाई से। इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्ष में 2 बार मिनिमम बुलाया जा सकता है, 6 माह का अंतराल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। वैसे अभी 3 बार बुलाया जाता है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से आते हैं 80 प्रतिनिधि। पहले 85 आते थे, लेकिन उत्तराखंड अलग होने के बाद 80 आते हैं। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, तो कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार दूसरे पर है और महाराष्ट्र तीसरे पर है। ओके, यहाँ पर क्या है? उस समय बिहार में जब ये क्वेश्चन पूछा गया 1994 का ईस्वी का क्वेश्चन है ये, उस समय बिहार में 54 सीटें थी और महाराष्ट्र में 48 थी। लेकिन 2000 ईस्वी के बाद क्या हुआ? बिहार में अब कितनी सीटें हैं? द्वितीय स्थान पर अब महाराष्ट्र है 48 सीटों के साथ, और तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है 42 सीटों के साथ, और चौथे स्थान पर बिहार आ गया है। मध्य प्रदेश 29, तमिलनाडु 39, बिहार 40 सीट है। ओके, पता चल गया। और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ देता हूँ मैं। बिहार में 40 है, मध्य प्रदेश 29, पश्चिम बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। सीटों से भी क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना। कम से कम टॉप 5 स्टेट और लोएस्ट से 5 जरूर याद रखना। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर है कि लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। 489 सीटों के लिए लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब बुलाया गया था? 13 मई 1952 को। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो किस आधार पर दिया जाता है उनको राज्यसभा में? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। जबकि अमेरिका में क्या सिस्टम है? अमेरिका में बंधा हुआ है कि हर राज्य के लिए 2 सीटें होंगी राज्यसभा में, हर राज्य के लिए, चाहे वो राज्य बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तो वहाँ पर कुल 100 लोग आते हैं, 50 राज्य हैं तो 100 लोग हैं वहाँ के अपर असेंबली में। लेकिन भारत में क्या है? यहाँ पर बड़े राज्यों को अधिक सीटें दी जाती है राज्यसभा में, और छोटे राज्यों को 1 सीटें दी जाती हैं, है ना। तो 117 का क्या आंसर हो जाएगा? उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है आर्टिकल 83 के अनुसार। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसी को भी प्राप्त नहीं है, इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, संस्कृति, कला, विज्ञान, अलग अलग क्षेत्रों से। राज्यसभा के चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा के चेयरमैन हैं उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। ये क्या दे दिया है यहाँ पर? सॉरी, हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति, यही तो आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं यही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और ये राज्यसभा से ही चुने जाते हैं। और ये क्या राज्यसभा और लोकसभा मिलकर इनको चुनती है? कौन कौन? सदन का, संसद का दोनों सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। और एक चीज़, क्या ये चेयरमैन सदस्य होते हैं राज्यसभा के? तो नहीं। जैसे लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये इस बार पढ़ के जाना, अभी चुनाव होने वाला है। आर्टिकल 89(1) के अनुसार, 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा का स्पीकर चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा के स्पीकर का जब चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा भी पार्टिसिपेट करती है। ये अंतर है बेसिक, इसको जरूर याद रखना। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। उपाध्यक्ष का पद एम थम्बी दुरई के पश्चात से रिक्त है। मतलब अभी लोकसभा उपाध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त पड़ा हुआ है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। ओके, उस समय 1999 में पीएम सईद थे। संसद के 2 सदनों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। कितना का? अभी मैंने बताया था 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, उससे कम का हो सकता है। आर्टिकल 85 के हिसाब से ये दिया हुआ है। वर्ष में कम से कम 2 बैठक तो जरूर होगी। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्न पत्र, प्रश्न उत्तर सत्र। अभी मैं इसको पढ़ देता हूँ 126 का। शून्यकाल का मतलब क्या होता है? प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखने जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय को लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टतः बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शून्यकाल कब होता है? 12 बजे ठीक शुरू होता है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किसे कहते हैं? ये इस साल पूछा था, 67वीं बीपीएससी प्री में पूछा है। तो विभाजन प्रणाली का मतलब क्या होता है? नीति और कार्यान्वयन। इसका आंसर दिया है इसने। आधिकारिक आंसर नहीं आया तो नहीं पता चला होगा। जिसका आंसर दिया है नीति और कार्यान्वयन को विभाजन प्रणाली बोला है इसने, है ना। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट केंद्र और लेखा केंद्र और राज्य बता रहे थे। कई लोग बता रहे थे अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा को भी विभाजन प्रणाली कहते हैं। स्पष्टता नहीं आया क्योंकि आयोग ने आंसर ही जारी नहीं किया। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो बी हो जाएगा, अधीनस्थ विधान पर समिति। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति ही इसके लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति जो है वो किसके पास है? तो अधीनस्थ विधान समिति के पास। आम आदमी पार्टी क्या है? इसका आंसर ई दिया है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। उनकी चुनाव निष्पादनता का आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पानी होती है। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मत का 6% प्राप्त किया हो तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 सीटें प्राप्त की हो। यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए आम चुनाव में उस राज्य में हुए कुल वैध मत का 6% प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट प्राप्त की हो। ये अलग अलग क्या है? ये मानदंड हैं। इसी के आधार पर किसी पार्टी को राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी इनकी मान्यता दी जाती है। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें से भी ज़्यादा प्राप्त कर लिए हो तो यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों के अनुपात कम से कम 1 सीट जीते हों या लोकसभा के चुनाव उस संबंधित राज्य में से विभाजन से कम इतनी सीटें ही प्राप्त हुई हों। इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपयुक्त अर्हताएं पूर्ण करती हैं, अतः यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी है, एक राज्य पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी है, अतः विकल्प ई सही उत्तर होगा। यानी कि इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें सही थी, यानी कि राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, इसलिए इसका ई आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। किसके लिए आयोजित हो सकता है? तो इसमें से केवल 4 होगा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हों, है ना। संसद का संयुक्त विधेयक कभी भी धन विधेयक के लिए नहीं हो सकता संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद से संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी कभी नहीं हो सकता, है ना। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी नहीं आयोजित किया सकता, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी नहीं हो सकता, संविधान में संशोधन के लिए भी नहीं हो सकता। संयुक्त बैठक के प्रावधान आर्टिकल 108 के अनुसार संयुक्त बैठक की बात की गई है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है।
ओके, और इसमें 2/3 बहुमत से किसी भी चीज़ को पारित किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता है अपने यहाँ ना तो संसद सर्वोच्च है, न सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, सिर्फ और सिर्फ संविधान सर्वोच्च है। दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, इसका आंसर सी हो जाएगा 35 संशोधन के द्वारा। 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा भी दिया गया था। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं दिया है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके नहीं, जब भी लोकसभा चाहेगी तभी बन सकता है ये चीज़, तो इनमें से कोई सा भी नहीं हो सकता। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 ईस्वी में गठित किया गया था, के अध्यक्ष कौन थे? तो MN वेंकटचलैया जी थे। संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था उस समय। ओके, वेंकटचलैया, इन्होंने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। 136 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर स्थापना हुई थी किसके द्वारा, ये पूछा है, कब नहीं, किसके द्वारा? तो भारत के संविधान के द्वारा भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। अनुच्छेद 124 न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख करता है। जब संविधान का प्रारंभ हुआ तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 थी। जब शुरू हुआ था तब मात्र 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 किया और 2019 में लास्ट संशोधन हुआ था जिसमें संख्या 33 कर दी गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्वीकृत क्षमता क्या है? स्वीकृत क्षमता की बात पूछ रहा है, तो अभी 33 है। ओके, 33 है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। 124(2) के अनुसार, आर्टिकल 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे इनको कॉलेजियम पद्धति के आधार पर। कॉलेजियम पद्धति जो अनुशंसा देती है उन्हीं में से नियुक्त किया जाता है न्यायाधीश को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद जब चाहे तब उच्चतम न्यायालय के सदस्यों की संख्या की वृद्धि कर सकती है। उच्चतम न्यायालय का अलग पीठ भी बना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र होती है 65 वर्ष। 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष की उम्र में ये रिटायर हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति को लिखकर। ओके, बस यही है। अगला है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि वह क्या करेगा? मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा। कोई ऐसा एक्ट बनाया सरकार ने जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसको अवैध घोषित कर देगा, यानी कि उसको समाप्त कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन। कोई भी नियम, कानून या आदेश उस सीमा तक शून्य होगा जहां तक वह इन शक्तियों को या इन अधिकारों को सीमित करेगा। आर्टिकल 13 पढ़ा होगा आपने, है ना? आच्छादन का सिद्धांत करके होता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्याय प्रणाली संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल जी होते हैं कार्यकारी प्रमुख। 145 है और राज्यपाल का आर्टिकल क्या होता है? 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य का राज्यपाल। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालक शक्ति का वर्णन किया गया है। उसी में है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित हैं। कौन कौन सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, और विधानसभा और राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व होता है। इसका आंसर सबसे सटीक क्या होगा? डी होगा, केवल 4 हो जाएगा। वैसे ई मारना चाहिए क्योंकि विधानसभा, राज्यपाल सब तो वही लिखे हुए हैं, बस आगे पीछे करके। वैसे सबसे सटीक क्या होगा? चौथा, राज्यपाल भी होते हैं और विधानसभा भी होता है और विधान परिषद, विधायिका बनता है राज्य का इससे। जैसे संसद का निर्माण किसका मिलकर होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। क्योंकि कोई भी कानून तभी बनेगा ना जब उस पर राष्ट्रपति जी अपना साइन कर देते हैं।
अगला है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसा करने में उन अधिकारियों का प्रयोग कर रहे थे जो उनको पद में निहित हैं। किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 175(2) के द्वारा राज्यपाल ने निर्देश किया किसके? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है उनके अध्यक्ष को कि आप सत्र बुलाइए, है ना। तो ये आर्टिकल पे किस में दिया हुआ? राज्यपाल की शक्ति में 175(2) के तहत ये राज्यपाल की शक्ति होती है। आर्टिकल 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में या संदेश या किसी अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा जिस सदन की कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो। वह संदेश उन संदेशों द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय। और बहुत खराब लिखा है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि राज्यपाल जब चाहे किसी विधेयक पर चर्चा बुला सकता है। आर्टिकल 175 के हिसाब से वो विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देशित कर सकता है कि आप सत्र बुला के इस पर चर्चा कीजिए। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विधान परिषद। इसको निलंबनकारी सदन भी कहा जाता है विधान परिषद को। 168 के अनुसार राज्य की विधायिका एक सदनीय या द्विसदनीय हो सकती है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया है डी, उद्योगपति। नहीं चुने जाते हैं। ये 67वीं बीपीएससी क्वेश्चन है। तो देखो, राज्य के विधान परिषद में कुछ लोगों का चुनाव स्थानीय निकाय या पंचायत करती हैं। शिक्षक लोग भी चुनते हैं। स्नातक जो राज्य के ग्रेजुएट हैं वो भी वोट करके विधान परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके अलावा उद्योगपति बिल्कुल भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते। उद्योगपतियों द्वारा कोई भी चुन के विधान परिषद में नहीं भेजा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे शिक्षकों द्वारा, है ना, और 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा, शेष सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है विधान परिषद में। 150 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो केंद्रीय संसद के द्वारा। किसी भी राज्य की विधान परिषद की गठन, बिना विधान परिषद की बात कर रहा है ये, विधानसभा का गठन की या उसके समाप्ति की बात नहीं कर रहा है। विधान परिषद को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। लेकिन कैसे? जब बोलेगा कोई राज्य बोलेगा, मान लो बिहार राज्य है, बिहार में विधान परिषद है ना, मान लो बिहार में विधान परिषद नहीं रहता तो बिहार सरकार किसको बोलती? पहले अपने यहाँ अनुमोदन पास कर लेती और फिर किसको बोलेगी? संसद को। तो संसद वहाँ पर क्या कर देगा? एक विधान परिषद का निर्माण कर देगा। ओके, तो केंद्रीय संसद के द्वारा विधान की परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। विघटन भी संसद ही करती है। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें से केवल बिहार में ही है, बाकी केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। कहाँ कहाँ पर है? वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। इसको रट के जरूर लिख लेना कहीं पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो आर्टिकल 170 विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसको? तो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना चाहिए। उपाध्यक्ष को, यानी कि अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा त्यागपत्र। और उपाध्यक्ष किसको देगा? तो अध्यक्ष को देगा त्यागपत्र। संविधान के आर्टिकल 169 के अनुसार, 179 के अनुसार, 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके लिखता है। किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी होगा। किस उच्च न्यायालय ने ये बोला? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये चीज़ लिया था। 1994 का क्वेश्चन है ये। अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी ये चीज़ बोल दिया और इस पर कानून भी बन गया है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी दोनों दिया है, गुवाहाटी और मुंबई दोनों है। मुंबई में लक्षद्वीप का शामिल किया गया है और गुवाहाटी में 7 स्टेट जो है, 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उनमें से बहुत सारे राज्य शामिल थे। अब अलग अलग उच्च न्यायालय भी बनने लग गए हैं। ओके, अगला है कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, मुंबई न्यायालय क्षेत्र में महाराष्ट्र, दादर, नागर हवेली, दमन, दीव सब शामिल हैं। लक्षद्वीप शामिल नहीं है, लक्षद्वीप केरल वाले में है शायद शामिल। और गुवाहाटी में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, इन सब का गुवाहाटी उच्च न्यायालय में शामिल है। जैसे पंजाब और हरियाणा के एक ही उच्च न्यायालय है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष है का प्रकार क्या है?
तो ये सातत्य अधिकार मुकदमा है, टाइटल सूट है एक। इस तरह की चीज़ें अब नहीं पूछी जाती हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? आर्टिकल 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग की बात की गई है। आर्टिकल 148 में क्या है? तो कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 13। कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल 13। 159 नंबर पर चलते हैं। ये तो कर लिया था हमने, 13 के तहत होता है आर्टिकल 13। 159 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? शिक्षा। कब डाला गया है ये इसको समवर्ती सूची में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको, शिक्षा को किस में डाला गया? समवर्ती सूची में, यानी कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। 160 है, निम्न से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो आर्टिकल 280 के तहत क्या है? वित्त आयोग की बात की गई है। संवैधानिक आयोग है ये। केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण की सिफारिशों के लिए आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। 67वीं बीपीएससी में भी वित्त आयोग से पूछा था। पिछले वित्त आयोग यानी कि 14वें वित्त आयोग के सदस्य का नाम पूछ लिया था आपसे। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? राज्य और केंद्र के बीच वित्त के विभाजन से। राज्य का भी एक वित्त आयोग होता है जो राज्य सरकार और पंचायतों के बीच में जो कर विभाजन होगा ना, उसकी बात करता है राज्य का वित्त आयोग। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। और ये कौन सा है? केंद्र का वित्त आयोग 280 के तहत। इसका काम क्या होता बता ही दिया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया गया था। क्या कोई कानून बनाया गया था इसके लिए? तो नहीं। क्या कोई एक्ट पारित किया गया था? बिल्कुल नहीं। 163 है कि उन राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। तो वो तेलुगु देशम पार्टी थी। 13वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए थे। 12वीं और 13वीं लोकसभा के स्पीकर MG बालयोगी थे, तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के साथ साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग ही ये काम करती है। क्या करती है? राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देती है। आप लोगों को क्या करना है? गूगल पे जाके सर्च करना कि कितने राष्ट्रीय दल हैं अभी, कितने राष्ट्रीय दल हैं अभी भारत में। एक नॉर्थ ईस्ट का दल है जो राष्ट्रीय दल बना है सबसे लेटेस्ट, जाके सर्च करके सबका नाम भी याद कर लेना। अगला है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल 48 राज्य स्तरीय दल थे। 2001 ईस्वी का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा D 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। और वर्तमान में 8 राजनीतिक दल हैं। यहाँ पर आ ही गया तो मैं बता देता हूँ। 8 राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। ओके, देखो अलग अलग दर्जे के हिसाब से उनको अलग अलग सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। उनको पार्टी ऑफिस मिलता है ना, उनको नेशनल टीवी पर प्रचार करने की सुविधा मिलती है, रेडियो पर प्रचार करने की सुविधा मिलती है। स्टार प्रचारक जब घोषित किए जाते हैं तो इसके खर्चे को कैंडिडेट के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी अगर गए दरभंगा के क्षेत्र में चुनाव का प्रचार करने के लिए, तो दरभंगा का जो प्रत्याशी होगा उसके खर्चे में नरेंद्र मोदी जी के प्रचार का खर्चा नहीं जोड़ा जाता है। इस तरह की काफ़ी सारी सुविधाएँ मिलती है राष्ट्रीय पार्टियों को। कौन कौन सी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी है? कांग्रेस, BJP, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI-M मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाजवादी पार्टी BSP जो है मायावती जी की, NCP है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है महाराष्ट्र की है, और तृणमूल कांग्रेस बंगाल की ममता दीदी की पार्टी हो गई, और नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP यही है नॉर्थ ईस्ट की पार्टी जिसको अभी दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय पार्टी का। निम्न से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति करने का आदेश दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो सरकारी आयोग ने 1987 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। अगला है और बस यही है। 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय एक समिति गठित की थी जिसका काम क्या था? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। 167 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार का निर्णय होता है।
7वीं अनुसूची में ये राज्य का विषय वस्तु है। अनुच्छेद 40 के तहत किसकी बात की गई है? पंचायतों के गठन की बात की गई है डीपीएस में। पंचायती राज विषय है तो राज्य सूची का विषय है। 169 है कि पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। 243 जी इसको बहुत बार पूछा है, पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल सबसे ज़्यादा बीपीएससी पूछता है। 170 नंबर क्वेश्चन में पहुँच गए हम लोग। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची की बात कर रहा है। 67वीं बीपीएससी का है। 11वीं अनुसूची में क्या है पहले तो ये बताओ। पंचायत। तीन में से कौन सा चीज़ शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल बोल रहा है। ओके, ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। 171 है कि निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था पंचायती राज व्यवस्था के तहत। खाप पंचायत, जातिगत पंचायत, जन पंचायत, ये तीनों ही गलत हैं। 172 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 42 हो जाएगा। 172 का क्या आर्टिकल क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था डीपीएस का भाग है, नीति निदेशक सिद्धांत का भाग है आर्टिकल 40। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 हो जाएगा। आर्टिकल 40 हो जाएगा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता क्या है? इनमें से कोई सा भी नहीं है। इनमें सरकार के तीनों श्रेणियां हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें न्यायालय कहाँ होता है? इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो इसका आंसर डी दिया है। डी इसका सही है। इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। राज्य प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर 3 स्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, इन्हीं को 3 स्तरीय पंचायत कहते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ओके, लोकतंत्र को ग्रास रूट तक पहुंचाना। 177 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। पंचायती राज से हर साल एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसकी? तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण की, लोक की हिस्सेदारी की, सामुदायिक विकास की, इन तीनों की ही। ओके, तो अभी रहता तो ई ऑप्शन मारते। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? इसको किया गया था शामिल, भारत के संविधान में शामिल किया गया था और इसको संगठित किया गया था। और 74 में किसकी बारी आती है? नगर पालिका की, जो नगर पंचायत होते हैं उसकी बारी आई थी 74वां संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज का गठन किया गया था 1992 के तहत। आर्टिकल 40 में भी इसका प्रावधान है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे सबसे पहले 1957 में। ओके, फिर 1977 में अशोक मेहता समिति बनी, फिर JVK राव समिति बनी, फिर 86 में ML सिंघवी समिति बनी थी, लक्ष्मण सिंघवी समिति। फिर 1988 में PK थुंगन समिति बनाया गया और ML सिंघवी समिति की पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, है ना, सिंघवी समिति ने की थी सिफारिश। भारत पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 181 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, मतलब विशेषता नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये इसकी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास को जगाना होता है ना। तो सी गलत आंसर हो जाएगा इसका। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई थी डैश, और राजस्थान और कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? तो आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद ही 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर का महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, क्योंकि महात्मा गांधी जी पंचायत के बहुत बड़े सरोकार थे, तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में इसको शुरू किया गया था। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य, पहला कौन सा है? राजस्थान। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था कहाँ पर? तो राजस्थान के नागौर जिले में 1959 ईस्वी में। और क्या था? देखो 1959 क्या था? 1869 में बर्थडे हुआ था, मतलब जन्म हुआ था गांधी जी का। तो 1959 में ये चीज़ किया गया था 2 अक्टूबर को, समझ रहे हो ना, गांधी जयंती के दिन।
अब याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो किसने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने की थी। 186 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। अशोक मेहता समिति 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इसको गठित किया था। निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय सुशासन का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। ये तो राज्य सरकार के व्यवस्था के तहत आता है, पुलिस का काम है ये तो। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में शामिल है? तो ये राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज प्रणाली। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध बना दिया है? तो इसका 188 का आंसर हो जाएगा, इन सारों ने किया है। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, सब ने। और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर दिया गया है 50% आरक्षण, देख लो, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, सब जगह। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों महिलाओं का आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 2011 का क्वेश्चन है। और एक चीज़ मैं बता दूं, PDF इसका चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मिल जाएगा आपको। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? बिल नंबर पूछ लिया आपको कि 73वें संविधान संशोधन जो है ये इसका बिल नंबर क्या था, है ना? तो इसका बिल नंबर था 64वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था। उसी के तहत फिर 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसको पारित किया गया था। ये 66वीं BPSC क्वेश्चन है, बड़ा ही खराब क्वेश्चन था ये। 1989 में लोकसभा में पेश किया गया था इसको। ओके, किस संविधान संशोधन के द्वारा, और बस यही तो है ना, बाकी क्या है। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा संसद के दोनों सदन पारित होकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73rd संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था 1992। 192 नंबर पर पहुंच गए। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा सा। संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। पॉलिटी खत्म हो जाएगा। पॉलिटी के 200 क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर से, हमने उसको खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी से शुरू होगा। हिस्ट्री पॉलिटी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर लेंगे आज। हिस्ट्री पहले ही कंप्लीटेड है, ज्योग्राफी भी आज पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? देखो 44 BPSC में पूछा था, 67वीं BPSC में भी पूछा आपसे। तो हर साल ही पूछता है पंचायती राज से क्वेश्चन, हर साल। तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनर्विलेखन जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा, दोनों जगह हम संविधान संशोधन विधेयक ला सकते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। कब लाया गया? तो 1951 में ही लाया गया था पहला संशोधन विधेयक, 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा इतने सारे आर्टिकल में संशोधन किया गया था। 196 है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 196 का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ये आपातकाल का समय था, बिल्कुल इंदिरा जी तो संविधान को अलग ही लिखना चाह रही थी। फिर 44वें के द्वारा उन सबको सही किया गया। 1973 में केशवानंद भारती मामला भी आया था, जिसमें किसका सिद्धांत दिया गया था? मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। संविधान का मूल ढांचा में आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेकर थे, जो OBC आयोग के प्रथम सभापति बने थे। आर्टिकल 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था और इसके अध्यक्ष काका साहेब कालेकर थे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो C, राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिस आधार पर UPSC के अध्यक्ष को हटाया जाता है। समझ गए ना? गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के स्वतंत्र शक्ति के अलावा इसके गठन और सदस्यों की नियुक्ति या बर्खास्तगी के मामले दिए हुए हैं। आर्टिकल 315 से 323 तक भाग 14 लिखा हुआ है, भाग 14 लिखा हुआ, रोमन में लिखा हुआ है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? इसका संस्करण M3 है। 65वीं BPSC 2019 में पूछा था। 200 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। 201 क्वेश्चन है। भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो वरीयता क्रम में इनमें से सबसे पहले कौन आएगा? तो यहाँ पर E ऑप्शन दिया है।
वरीयता क्रम के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों को रैंक ऑर्डर संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई, जिसके अनुसार लोकसभा यूपीएससी का अध्यक्ष और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग को भारतीय क्रम में एक में ही रखा गया, यानी कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, कैग होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इन तीनों को एक ही क्रम पर रखा गया है, इसलिए यहाँ पर ई आंसर हो जाएगा। 201 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो 300 संबंधित है मुकदमे तथा कार्रवाई से। यहाँ पर इसका आंसर ए दिया है इसने। 67वीं यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ओके, तो हमने पॉलिटी का वीडियो भी कंप्लीट कर लिया। पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के 201 क्वेश्चन थे इसमें पूर्वावलोकन में, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी कंटिन्यू हो पाता है। फीडबैक चाहिए होता है मुझे भी, है ना। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।